हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल बोर्ड। और इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट ऑफ अप्रैल 2025। आप सभी लोग जानते हैं आज ही मॉनेटरी पॉलिसी का अपडेट आया था और इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 2025 तो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी टुडे विद अस। You can download this PDF by downloading our application from Olive Board app and you can start practicing the previous year questions as well। चलिए अब फटाफट से डिस्कशन को चालू करते हैं अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है दिस इज 54th MPC मीटिंग राइट, जो कि अभी चल रही थी 7th of April से लेके 9th of April 2029 और आज ही इसका सुबह 10 बजे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। ये चेयर्ड बाय थी ऑब्वियसली मिस्टर संजय मल्होत्रा हु इज द न्यू आरबीआई गवर्नर राइट, और भी इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स थे। यहाँ पे पूरी लिस्ट मैंने मेंशन कर रखी है फ्रॉम द प्रेस रिलीज ऑफ द आरबीआई इटसेल्फ। रेपो रेट को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है बाय 25 बेसिस पॉइंट। तो अब नई रेपो रेट आपकी कितनी हो गई है, 6% हो गई है। 6.25 से 6% हो गई है, मतलब 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर दिए। बेसिस पॉइंट का क्या मतलब होता है, देखो 100 बेसिस पॉइंट मिलके 1% बनता है, तो 25 बेसिस पॉइंट मिलके कितना बनेगा, 0.25% बनेगा राइट। तो 25 बेसिस पॉइंट से आपकी रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया है। करस्पॉन्डिंगली स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को एडजस्ट कर दिया है 5.75% पे राइट। यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये यूनानिमस वोटिंग हुई है। यूनानिमस वोटिंग का मतलब सर एक भी बंदा, एक भी पर्सन मीटिंग के अंदर अगेंस्ट में नहीं था, सबके सब चाहते थे कि रेपो रेट को कट किया जाए। और ऑब्वियसली अभी करंट इकोनॉमिक सिनेरियो आप लोग सभी जानते ही हैं, लिक्विडिटी का इशू है बैंकिंग में, प्लस ट्रम्प के टैरिफ भी चालू हो चुके हैं। तो यहाँ पे यूनानिमसली सबने वोट किया कि रेपो रेट को कट किया जाए 25 बेसिस पॉइंट से। एसडीएफ कितनी हो गई है, 5.75% हो चुकी है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट कितनी हो चुकी है, 6.25% हो चुकी है। आप सभी लोग जानते हो एमएसएफ और बैंक रेट जनरली रेपो रेट के थोड़ा सा ऊपर ही रहती है। क्यों रहती है आपको जल्दी बताने वाला हूं। इन सभी टर्म्स को हम फटाफट से डिस्कस भी करने वाले हैं राइट। तो पूरा नॉलेज सेशन रहने वाला है, सिर्फ न्यूज बेस्ड सेशन नहीं रहने वाला है। न्यूज तो कवर करनी जरूरी है पर कॉन्सेप्ट भी हमको पता होने चाहिए। यहां पॉलिसी स्टैंस आरबीआई ने चेंज कर दिया है। पहले वो बोलते थे कि न्यूट्रल है, हम कट करेंगे या नहीं करेंगे हमको नहीं पता। अब उनने बोला है हम अकोमोडेटिव है, कट करनी भी हो तो भी हम अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी का मतलब होता है अकोमोडेटिव। करनी भी है रेट कट तो भी हम इजीली वी कैन अकोमोडेट फॉर इट। तो न्यूट्रल से चेंज होके कहां पे आ चुका है, अब अकोमोडेटिव पे आ चुका है राइट। यहां पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हो, उसी को मैंने यहाँ पे वन लाइनर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया आप लोगों के लिए राइट। अच्छा, मीडियम टर्म टारगेट क्या है आपके इन्फ्लेशन का, तो दे वांट कि 4% का इन्फ्लेशन हो और प्राइस बैंड क्या हो उसका, परसेंटेज बैंड क्या हो, ±2% हो राइट। तो लोअर लिमिट आ गई 2%, अपर लिमिट आ गई 6%। ना तो अपर लिमिट ब्रीच होनी चाहिए ना लोअर लिमिट ब्रीच होनी चाहिए, और 4% की रेंज में रहे तो सबसे बढ़िया है। कुछ टर्मिनोलॉजीज आई, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अरे ये कुछ नहीं, ये एक फ्रेमवर्क है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ फ्रेमवर्क दैट अलाउज आरबीआई टू मैनेज द लिक्विडिटी। आरबीआई को अलाउ करता है कि लिक्विडिटी मैनेज करी जाए राइट, बाय ऑफरिंग रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशन। तो आरबीआई बहुत सारी रेट्स होती है उनको चेंजेस करके लिक्विडिटी को मैनेज कर सकता है और ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। इसी को ब्रॉडली क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोला जाता है। बहुत ही सिंपल है। रेपो रेट आप सभी को पता है, फिर भी बता देता हूं, इट इज द इंटरेस्ट रेट जहां पे आरबीआई पैसा देता है कमर्शियल बैंक को। तो आरबीआई क्या कर रहा है, यहां पे पैसा लेंड कर रहा है, दे रहा है किसको, कमर्शियल बैंक्स को। बदले में आरबीआई को कुछ चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, कोलैटरल चाहिए होगा। तो कोलैटरल में क्या आ जाती है, सिक्योरिटीज आ जाती है राइट। और बैंक करस्पॉन्डिंगली बोलता है कि यार बाद में मैं तुमसे सिक्योरिटीज वापस ले लूंगा, इसलिए रीपर्चेज एग्रीमेंट करो, मुझसे रीपर्चेज एग्रीमेंट करो। इसीलिए इसको बोलते ही रेपो रेट है। आरबीआई ने उधार दे दिया बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक ने कोलैटरल में क्या रख दी, सिक्योरिटीज रख दी और एक रीपर्चेज एग्रीमेंट कर लिया। ये होती है आपकी रेपो रेट।
सर रेपो रेट गिराने से क्या हो जाता है? अरे यार रेपो रेट गिराओगे मतलब आरबीआई बैंक को सस्ते पे लोन दे रहा है। पहले आरबीआई क्या कर रहा था, से फॉर एग्जांपल 6.25% पे लोन दे रहा था बैंक्स को, तो बैंक भी आपको आगे उनका मार्जिन जोड़ के कुछ एक्स अमाउंट पे 6.25 प्लस आपको एक एक्स अमाउंट पे कस्टमर्स को लोन दे रहा होगा। अब आरबीआई बोल रहा है कि हम तुमको 6% पे ही दे देंगे, तो बैंक भी जो मार्जिन जोड़ेगा वो तो फिक्स ही रहेगा, ये रेट ही कम हो गई। तो इस वजह से अब आपकी भी इंटरेस्ट रेट सस्ती हो जाएगी, आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, आपका एफडी का इंटरेस्ट जो आप कमा रहे थे वो भी कम हो जाएगा, राइट। ये इसका इंपैक्ट आने वाला है। रेपो रेट कम करते हैं तो लोन सस्ते हो जाते हैं, लोग दबा के लोन लेते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बूस्ट आता है, राइट। रेपो रेट बढ़ाने से लोन एक्सपेंसिव हो जाते हैं और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है। अभी रेपो रेट कम करी है मतलब आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आ चुका है। करंट रेपो रेट कितनी है? अप्रैल 25 आज की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ये हो चुकी है 6%। पहले कितनी थी मतलब नहीं है, फिर भी 6.25% थी, अभी 6% है। पुरानी रेट अब भूल जाओ। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सर ये क्या चीज है? अब देखो ये पहली बात तो 6.25% चल रही है, थोड़ी सी रेपो रेट से ऊपर चलती है, थोड़ी सी रेपो रेट से ज्यादा चलती है। MSF इज द रेट एट विच बैंक बोरोज ओवरनाइट, रातों रात बैंक यहां पे बोरो कर लेता है। किससे बोरो करेगा? ऑब्वियसली आरबीआई से। सर रेपो में भी तो आप यही कर रहे थे, तो MSF में क्या नया कर रहे हो? अरे भाई वहां ओवरनाइट बोरोइंग नहीं हो रही थी, यहां तो अर्जेंट नीड है, अभी चाहिए पैसे। अरे रेपो में थोड़ा शॉर्ट टर्म होता है, इतना भी नहीं होता, इमरजेंसी नहीं होती रेपो में। MSF में इमरजेंसी होती है, बोलते हैं यार फटाफट से पैसा चाहिए। MSF पे अब फटाफट से पैसा लेने जाओगे तो सामने वाला थोड़ा सा तो फायदा उठाएगा, इसीलिए ये रेपो रेट से थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, हमेशा एक्सपेंसिव रहती है रेपो रेट के कंपैरिजन में, सही है। सो अ बैंक बोरोज ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज only used when the bank are in urgent need to fund beyond the repo window। वो रेपो के लिए वेट नहीं कर सकते, उनको तो अर्जेंट में पैसा चाहिए, अभी का अभी चाहिए, तो MSF के पास चले जाओ। SDF, इसकी करंट रेट हो चुकी है 5.75% आज की पॉलिसी के बाद। सर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, क्या डिपॉजिट करवा रहे हो? यार ये इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई दे देता है, अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक। यहां पे क्या हो रहा है ना, बैंक आरबीआई के पास जाके बोल रहा है यार मेरे पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, तुम रख लो। आरबीआई ने बोला ठीक है मैं तुमको इंटरेस्ट रेट दे दूंगा, उसके ऊपर 5.75% का इंटरेस्ट रेट दे दूंगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये रिवर्स रेपो टाइप हो गया, एंड इट इज देयर टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई इससे क्या कर सकता है, एक्सेस लिक्विडिटी को सक कर सकता है बैंकिंग सिस्टम से, राइट। क्योंकि यहाँ बैंक आरबीआई को पैसे दे रहा है, डिपॉजिट दे रहा है रखने के लिए। सर ये 5.75 क्यों है, रेपो रेट ज्यादा क्यों है? अरे भाई आरबीआई अगर लोन दे रहा है तो 6% पे दे रहा है, सही है। तो आरबीआई अगर लोन ले रहा है इसके अंदर एक तरह से वही हो गया ना, आपने एक्सेस लिक्विडिटी अपने पास रख ली तो वो तो कम ही होगी ना। तुम क्या 6% लोन पे कमा के लोगों को क्या 6.25% दे दोगे? नहीं, तो ये हमेशा उससे कम होगी, राइट। रेवेन्यू बुकिंग कैसे होगी? नहीं तो बैंक रेट, ये एक ऐसी रेट होती है जहां पे आरबीआई पैसा देता है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए कमर्शियल बैंक को। रेपो में शॉर्ट टर्म होता है, यहां पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है फॉर मीटिंग देयर फंड रिक्वायरमेंट। यहां कोई भी कोलेटरल रखने की नीड नहीं होती है जो कि रेपो में होती है। यहां कोलेटरल नहीं भी रखोगे चल जाएगा। करंट बैंक रेट क्या चल रही है? 6.25% चल रही है, ऑब्वियसली रेपो से थोड़ी ज्यादा ही होगी। सिक्योरिटी नहीं रखने रहे यहाँ पे आप, राइट। ग्रोथ आउटलुक क्या चल रहा है सर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर? तो यहां पे बोला जा रहा है रियल जीडीपी ग्रोथ आपकी, जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 2025 को, कौन सा फाइनेंशियल ईयर था? 24-25 था। एस्टीमेट वहां का क्या किया जा रहा है? 6.5% एनएसए को लग रहा है, एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, उनको लग रहा है कि जीडीपी ग्रोथ क्या होने वाली है यहाँ पे 6.5% होने वाली है, एंड दिस इज रियल जीडीपी ग्रोथ। यहाँ रियल जीडीपी की बात हो रही है। रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, जल्दी बताने वाला हूं। देखो यहाँ पे चार्ट भी लगा रखा है, आपका जो प्रेस रिलीज आया ना उसमें चार्ट भी लगा रखा है। तो बेसिकली ये आपका जीडीपी फोरकास्ट है, ये ऐसे ऐसे हमारा रियल चल रहा है और आगे का फोरकास्टेड है, जो कॉन्फिडेंशियल इंटरवल पे फोरकास्ट किया गया है। इनको लग रहा है इस रेंज के अंदर मोस्ट लाइकली यहाँ पे रहनी चाहिए, राइट। तभी देखो ये वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैंड है जो सबसे डार्क में दे रखा है। अच्छा आगे जाके अभी देखो क्या हो रहा है,
बैंड चालू हुआ, एकदम से बड़ा होता गया, एकदम से बड़ा होता गया। जितना बड़ा ये बैंड होगा राइट, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है कि हम एस्टिमेट करवा पा रहे हैं, तभी तो रेंज बढ़ रही है। अरे तुमको पता होता तो तुम्हारा बैंड तो इतना सा होता कि 6 से 4% के बीच में रहेगी, पर तुम्हारा बैंड तो बहुत बड़ा है, मतलब तुम अभी तक अच्छे से फोरकास्ट नहीं कर पा रहे। और ऑब्वियस सी बात है, जितना आप फ्यूचर का फोरकास्ट करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होना चाहिए, इसलिए बैंड बड़ा होता जाता है। रियल जीडीपी के नंबर 25-26 के, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका है, आने वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर, उसमें क्या ग्रोथ रेट रहनी चाहिए, तो वो भी 6.5 ही प्रोजेक्शन है। और ये क्वार्टर वाइज यहाँ पे प्रोजेक्शन गिना हुआ है जो कि एनएसओ ने निकाला है राइट। सर रियल जीडीपी होता क्या है? अरे भाई जीडीपी तो तुम लोगों को पता है, रियल जीडीपी मतलब जहां पे तुमने इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर लिया है, जो एक्चुअल में रियल है। नाम में ही देखो क्या है, रियल है। ये असली जीडीपी है जहां पे आप इन्फ्लेशन भी अकाउंट फॉर कर चुके हो। ये ट्रू ग्रोथ सिग्निफाई करती है, रिफ्लेक्ट करती है इकोनॉमी के अंदर, और इससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करते हैं। तो सर रियली तो होता है, अरे एक नॉमिनल जीडीपी और होती है जहां पे आप क्या करते हो, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हो। अब क्योंकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया तो ये रियल नहीं, दिस इज अ नॉमिनल राइट, ये रियल नहीं हो सकती, ये तो नॉमिनल है। इसके अंदर आपके गुड्स और सर्विस दोनों आ गए, पर आपका इन्फ्लेशन नहीं आया, इसलिए यहां पे इन्फ्लेशन अकाउंट फॉर करना अभी बाकी है। सर फैक्टर्स क्यों हम 6.5% का ग्रोथ रेट एस्टिमेट कर रहे हैं? रूरल डिमांड आने लग गई है और अर्बन डिमांड का रिवाइवल हो चुका है, कंजम्पशन का रिवाइवल हो चुका है। गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कॉर्पोरेट्स की और बैंक्स की बैलेंस शीट स्ट्रांग है। ये सब ड्राइव कर रहे हैं नंबर्स को। कंसर्न्स, सबसे पहला कंसर्न टैरिफ का, ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट चल रहे हैं, आप सभी लोग जानते हो। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से ये टैरिफ, वो टैरिफ, ऐसे टैरिफ, वैसे टैरिफ सब चल रहा है। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी चल रहे हैं और ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट भी चल रहा है। स्लगिश मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, यहाँ पे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इतना अच्छा नहीं दिख रहे हैं नंबर्स, प्लस ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अभी वोलेटिलिटी है। तो अभी सबसे पहले जीडीपी की बात कर ली, सारी रेट्स की बात कर ली, न्यूज़ की बात कर ली। सीपीआई का क्या ट्रेंड चल रहा है? तो देखो दिसंबर 2024 में सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आप और मेरे लिए जो इन्फ्लेशन बना है, हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हम लोगों के लिए कौन सा इन्फ्लेशन बना है? सीपीआई बना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बना है। दिसंबर 2024 के अंदर 5.2% चल रहा था, फरवरी के अंदर और कम हो गया, 3.6% हो गया। अरे इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसीलिए तो आरबीआई ने रेट कट्स किए, इसीलिए तो आरबीआई ने रेट कट्स किए, क्योंकि उनकी रेंज में आ चुका है राइट। सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन, अरे सर अब ये देखो, वैसे तो मैं कवर कर चुका हूं ये सारी टर्मिनोलॉजीज अलग अलग वीडियोस में, फिर भी आपको बताना चाहूंगा हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो हमारे सेशंस कभी भी सिर्फ एक न्यूज़ बेस्ड नहीं होते कि न्यूज़ पढ़ ली बात खत्म हो गई, आपको रेट याद होनी चाहिए। भाई बढ़िया बात है, रेट तो याद होनी चाहिए, इनकी टर्म्स भी याद होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आनी चाहिए, रटी हुई नहीं होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए राइट। तो सीपीआई का यहाँ हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात हो रही है कि वो 1.6% से कम हो गया था, डिक्रीज हो गया था, और कितने पे चल रहा था? 3.6% पे, जो कि काफी लो है। कोर इन्फ्लेशन की भी यहाँ पे बात की है, ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन की भी हम बात करेंगे। अच्छा ये किस वजह से हुआ था? तो देखो फूड इन्फ्लेशन गिर गया था, उस वजह से यहाँ पे भी डिक्लाइन आ गया था। कोर इन्फ्लेशन 4.1% आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यूज प्रेस रिलीज के अंदर भी यहाँ पे गिवन है कि कोर इन्फ्लेशन आपका स्टेडी रहा था और यहाँ पे 4.1% चल रहा था फरवरी 2025 के अंदर। बाकी के सारा डेटा आने बाकी है, मार्च का डेटा आना बाकी है, अभी फरवरी की यहाँ पे बात करी है इसलिए राइट। ये किस लिए था? मेनली ड्यू टू गोल्ड प्राइस राइज की वजह से थोड़ा सा कोर इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा था राइट। सर कोर इन्फ्लेशन होता क्या है? देखो कोर इन्फ्लेशन मतलब एकदम कोर मतलब वोलेटिलिटी को हटा दो। देखो बहुत सारे आइटम्स होते हैं राइट इन्फ्लेशन में, अब कुछ अतरंगी आइटम भी होते हैं। अतरंगी आइटम मतलब ऐसे 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 फ्लक्चुएट करते हैं राइट, बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता है, जैसे ऑयल प्राइसेस हो गया, फ्यूल, जैसे फूड, ये इनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं। तो यार कोर इन्फ्लेशन बोलता है कि मैं थोड़ा शांत इंसान हूं, हटाओ इनको हटा दो। सो कोर इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट एक्सक्लूड्स द वॉलेटाइल आइटम्स लाइक फूड एंड फ्यूल। वो बोलता है सीपीआई लो, फूड हटाओ, फ्यूल हटाओ,
अब बताओ कितना इन्फ्लेशन है, दिस इज कोर इन्फ्लेशन, ये एक्चुअल नंबर है। अरे यार फूल और फ्यूड तो कुछ भी हो जाए दुनिया भर में, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाए तो भी बढ़ जाता है, गिर जाता है, उसको हटाओ। सबसे पहले मुझे कोर इन्फ्लेशन चाहिए कि रियल डेटा क्या है इन्फ्लेशन का, वो होता है आपका कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो हेडलाइन के अंदर आता है एकदम हाईलाइट होके, इतना इन्फ्लेशन हो गया, उतना इन्फ्लेशन हो गया, क्यों हो गया? ये जनरली वोलेटिलिटी की वजह से भी होता है, राइट, जो कि फ्यूल और फूड में आती है। तो दिस इज टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग ऑल द आइटम्स, फूड और फ्यूल भी इसमें मैंने इंक्लूड कर लिए। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन मेरा ज्यादा वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू कोर इन्फ्लेशन, क्योंकि कोर में तो मैंने वोलेटाइल चीजें ही निकाल दी। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, वोलेटाइल हो तो भी, नहीं हो तो भी। टोमेटो प्राइसेस एकदम शूट हो गई, हेडलाइन इन्फ्लेशन का पार्ट बनेगा। फ्यूल प्राइसेस एकदम शूट हो गई, हेडलाइन इन्फ्लेशन का पार्ट बनेगा, कोर इन्फ्लेशन का पार्ट नहीं बनेगा। सीपीआई प्रोजेक्शन 25-26 के लिए 4% का चल रहा है, जो कि आरबीआई के एकदम परफेक्ट रेंज में है। ये क्वार्टर एंड क्वार्टर भी आपको निकाल के दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। और एडवर्स वेदर और ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी की वजह से भी रिस्क यहाँ पे रह सकता है, यही सब आपका लिखा हुआ है। ये चार्ट बना के भी आप सीपीआई का दे रखा है, देखो ये पास्ट का पूरा डेटा है, राइट, और उसके बाद आगे प्रोजेक्शन कर रखा है कॉन्फिडेंस इंटरवल पे, सही है। पॉलिसी डिसीजन का रैशनले पे आते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो बिलो टारगेट है, राइट, डिसिसिवली इंप्रूवमेंट उसमें दिखा है, बहुत बढ़िया बात है इकोनॉमी के लिए। ग्रोथ मॉडरेट चल रही है, बुरी नहीं है, मॉडरेट है। और पॉलिसी स्टैंस को शिफ्ट कर दिया जाता है अकोमोडेटिव पे, आने वाले टाइम में और इंटरेस्ट रेट कट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम न्यूट्रल नहीं है, हम हॉकिश नहीं है, हम डविश नहीं है, हम क्या है, अकोमोडेटिव है। मूड होगा तो कर लेंगे, पॉसिबिलिटी है करने की, राइट, रादर देन मूड होगा, पॉसिबिलिटी है करने की, अकोमोडेटिव का ये मतलब होता है। और इन सभी चीजों की कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग की जाएगी कि क्या रिस्क आ रहा है, क्या सॉरी वोलेटिलिटी आ रही है, राइट। तो यही था हमारा पूरा वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा समझ के और सब कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ के। रेपो रेट आपकी स्लैश कर दी गई है बाय 25 बेसिस पॉइंट, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको पसंद आया या नहीं और क्या इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे किए जा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर करूं, बहुत ही डिटेल में उसको ब्रेक डाउन करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो। आई विल बी सो हैप्पी टू ब्रिंग दैट टॉपिक फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।